तो हाय बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th की बायोलॉजी, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है बायोलॉजी। ठीक है ना। इसमें हम कंसेप्ट की बात करेंगे और कंसेप्ट के साथ हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम रहेगा। ठीक है। और इस हिंदी मीडियम में अगर देखा जाए तो सारे कंसेप्ट हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। और इसमें काफ़ी चीज़ें हम कवर करेंगे, काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की बात करेंगे। ठीक है ना। क्लास 10th की वो भी हिंदी में। ठीक है ना। अंग्रेजी में भी आएगा। ठीक है ना। अभी के लिए सोच रहे हैं हिंदी में। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 1। और वो चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है, ठीक है ना, वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। आप लोग कहेंगे कि सर जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है। हाँ, फिलहाल था। तो जैव प्रक्रम में अगर हम लोग बात करें, जो चीज़ें खास बातें हैं, जो चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं, जैव। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जीव किसे कहते हैं। जीव जो वृद्धि करता है, क्या वो जीव है? कभी नहीं कह सकते। जो वृद्धि करता है, वृद्धि करने के लिए डेल्टा भी वृद्धि करता है, वृद्धि करने के लिए पत्थर भी, जो पहाड़ होता है, ठीक है ना, वो भी वृद्धि करता है, क्योंकि लगातार उस पर सॉइल, जैसे कि हम लोग जानते हैं माउंटेन लगातार हर ईयर इंक्रीज करता है। तो ये क्या बढ़ना, मतलब वो एक तरह से निर्जीव है फिर भी वो बढ़ रहा है। उस पर डिपोजिशन होने के कारण बाह्यतम ग्रोथ होता है, बाहर से ग्रोथ हो रहा है, तो बाहर की ग्रोथ होता है। तो बाहर की ग्रोथ से बढ़ना ही नहीं कहलाता है। तो मोस्टली जीव वो होता है जिसमें उपापचयी क्रियाएं चलती हैं। क्या करती हैं? उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं जिसमें चलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव। इस ब्रह्मांड मतलब इस पूरे पृथ्वी में जितने लोगों के उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। ठीक है ना। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में नोटिस कर लो। उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। अब ये उपापचयी जो क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रिया, ध्यान से देखेंगे, जो ये उपापचयी क्रिया है यही निर्धारित करता है कि जीव है। और दूसरी बात, जीव जो है, जीव दूसरी बात उस चीज़ को निर्धारित करता है जिसके अंदर सेंसेशन की क्षमता हो। सेंसेशन क्षमता का मतलब होता है, ठीक है ना, सेंसेशन क्षमता का मतलब होता है कि संवेदना, जैसे कि छू करके महसूस करना, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संवेदना। दो चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि क्या है, हम लोग जानते हैं, कहोगे सर जी पेड़ पौधों में कौन सी संवेदना होती है? छुई मुई का पौधा जानते हैं ना, जैसे छुओ तैसे वो क्या होता है उसकी, मतलब सारे पौधों में संवेदनाएं होती हैं। कुछ पौधों के एक्सप्रेस होते हैं, कुछ पौधों के नहीं एक्सप्रेस होते हैं। जीव अमीबा से बैक्टीरिया हुआ, किसी को भी आप अगर छुएंगे, ठीक है ना, तो जरूर वो मूवमेंट करेगा। और नहीं मूवमेंट करेगा तो संवेदनाओं को हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। उसको अगर पानी में डाल के उबाले तो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। मतलब उसमें क्या है? सेंसिटिविटी है। मतलब बाहर के एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है। इसीलिए बैक्टीरिया सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। और इनके प्रक्रम के बारे में देखेंगे, मतलब ये किस तरीके की प्रक्रिया करते हैं और किस तरीके का ये वर्क करते हैं, और वही हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम। ठीक है ना। जैव प्रक्रम। और इस जैव प्रक्रम में, ठीक है ना, बेहतरीन चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्रिया। तो ये हमारा होता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब दूसरे शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं जीवन की प्रक्रिया। मतलब कि हमारे लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है ना, प्रक्रिया, ठीक है ना, हमारे लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है जीने के लिए, वही हमारी क्या होती है? जीव प्रक्रिया। तो कहेंगे सर जी कौन कौन सी प्रक्रिया हो सकती है?
जैसे कि पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है ना। ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये जो जितनी भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। कौन सी प्रक्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जैव, कोई भी अगर जीवित जीव है उसके लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीव किसे कहा जाता है, क्या जीव किसे कहा जाता है और प्रक्रम किसको कहा जाता है। प्रक्रम वह चीज है जिसको जीवन की प्रक्रिया को, ठीक है ना। तो प्रक्रम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि प्रक्रम हो गया, पोषण प्रक्रम है एक, ठीक है ना, पोषण, श्वसन, ठीक है ना। तो ये सब जीवों का मतलब एक प्रक्रम है। उत्सर्जन, ठीक है ना, ये सब क्या है, एक प्रक्रम है। तो जीवों का प्रक्रम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसका प्रक्रम पढ़ेंगे, जीवों का। तो पहला हमारा हेडिंग आता है उपापचयी क्रिया, ठीक है ना। क्या आता है, उपापचयी क्रिया। आप लोग कहेंगे सर जी उपापचयी क्रिया क्या होता है, ठीक है ना। उपापचयी क्रिया वह क्रिया जो जीवित जीव को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रिया बोलते हैं। जो जीवित जीव को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक है, मतलब उसको जीवित ही रखना चाहता है, ठीक है ना। और ठीक है ना, वो प्रक्रियाएं जो जीवित बनाए रखने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो जीवित जीव को जो जीवित बनाए रखने के लिए क्या होती है, चलती रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं। लिख सकते हैं जैसे, ठीक है ना, जैसे क्या हो गया, पोषण, ठीक है ना, उत्सर्जन, ठीक है ना, श्वसन, ठीक है ना, संवाहन। अरे संवाहन का मतलब होता है, देखो, पोषण खाना खाते हैं, उत्सर्जन वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं, जैसे कि जो चीज़ हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होता उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता, उत्सर्जन। श्वसन ब्रीथिंग, सांस लेना। संवाहन जो खून, हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, मतलब कि जो आरबीसी खून, तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारे शरीर में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवाहन, ठीक है ना। अब ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, उपापचयी प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। जो उपापचयी प्रक्रिया होती है दो प्रकार की होती है। उपापचयी प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, अगर आप लोग जानते हैं तो उपापचयी प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। एक उपापचयी प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, उपचयी प्रक्रिया होती है। कौन सी, उपचयी क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं। और दूसरी जो क्रिया होती है वो क्या होती है, किसी को पता है, ठीक है ना, अपचयी क्रिया होती है। क्या होती है, अपचयी, ठीक है ना, क्रियाएं, ठीक है। मैं भी, ठीक है ना, कि कन्फर्मली बोलेंगे, मैं भी कहाँ होगा, ठीक है ना। देखो जो हमारी अपचयी क्रियाएं होती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और जो अपचयी क्रिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो देखो उपचयी क्रिया में ध्यान समझना, उपचयी क्रिया जो होती है, ठीक है ना, इसमें उपचयी क्रिया में इसमें क्या होता है, ठीक है ना, कि कुछ चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो उपापचयी क्रिया होगी वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है अपचयी क्रियाएं और एक होती है उपचयी क्रियाएं। अपचयी जो क्रियाएं होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में एनाबॉलिज्म और हिंदी और अपचयी क्रिया को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। कौन सा बॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। आप सर कहेंगे कि सर अच्छा ये बताइए उपापचयी क्रियाएं आप समझा दिए, जो जीवित जीव को जीवित बनाए रखने के लिए जो प्रक्रियाएं चलती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
पचयी क्रियाएं बोलते हैं। लेकिन उपापचयी को आप बता रहे हैं दो प्रकार से होते हैं, एक अपचयी क्रियाएं और एक क्या होती हैं, उपचयी क्रियाएं होती है, जिसको एक एनाबॉलिज्म बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। मतलब इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात किया जाए एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में, तो अगर एक मोटे मोटे से बात किया जाए तो उपापचयी क्रिया में क्या होता है कि सरल पदार्थ से किससे, सरल से किस में बदला जाता है, जटिल में बदला जाता है। किस में बदला जाता है, सरल से जटिल में बदला जाता है। और अधिकतर इसमें से ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है सरल से जटिल बनाने में, ठीक है ना। और मोस्टली हमेशा नहीं, ठीक है ना। तो उपचयी क्रिया, अपचयी क्रियाएं क्या होती है, ये क्या होती है, जटिल से, ठीक है ना, जटिल से किस में बदला जाता है, सरल में बदला जाता है। और इसमें मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी हमने ऐसा रिएक्शन कहीं नहीं देखा जो सरल से जटिल में बदलता हो और जो जटिल से सरल में। हमने कहा तुम लोग रोज देखते हो। कहोगे सर जी रोज देखते हैं, देखते नहीं हो लेकिन रोज तुम लोगों के सामने ही वो चीजें होती हैं, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो जैसे कि हम लोगों ने समझा कि सरल से जटिल में, ठीक है ना, तो ये पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है ना, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये सरल से जटिल में चेंज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर जी सरल से जटिल में चेंज करते हैं। हाँ, सरल से जटिल में चेंज करते हैं। और ये कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। कौन करते हैं, पेड़ पौधे। जैसे कि हम लोग पर डे देखते हैं कि हम लोग जो फल खाते हैं, अभी देखो धीरे धीरे आम का सीजन आने वाला है और आम के सीजन में क्या होगा कि जो पेड़ पौधे होंगे वो सॉइल से, मिट्टी से क्या करते हैं, सरल सरल कार्बोनेट कंपोनेंट को उठा करके, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, पौधे में जो फल है ना वो सरल से जटिल में ही चेंज कर देते हैं। मतलब सरल सरल नीचे से कार्बन उठाएंगे, मतलब इन्वायरमेंट से कार्बन ले लेंगे, फिर हाइड्रोजन ले लेंगे और इन सबको जोड़ देंगे और जोड़ करके क्या बनाएंगे, ठीक है ना, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये ब्लू वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देख लें, ठीक है ना। C6H12O6 जो होता है ये क्या होता है, हमारा ग्लूकोज। मतलब कि ये सरल से किस में बदला गया, जटिल में बदला गया। किस में बदला गया, जटिल में, ठीक है ना। तो सरल से जटिल में जो बदला गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयी क्रियाएं बोलते हैं। और इसमें हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का। और एक हमारा है उपचयी क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। मतलब इसमें जटिल से किस में चेंज किया जाता है, सरल में। किसमें, जटिल से सरल में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। और मोस्टली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कहेंगे सर जी ये कहाँ चलता है, ठीक है ना। और ये जो होता है ये जैसे कि करके लिख ले, प्रकाश संश्लेषण। अरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण ही तो करते हैं। मतलब कि जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो उपचयी जो क्रियाएं हो गई वो क्या हो गई, कैटाबॉलिज्म। मतलब जटिल से सरल में। मतलब कि जो पौधे, जैसे कि जो फल है वो क्या है, एक जटिल है। अरे अभी तो तुमने कहा है कि सर जी जो सरल कार्बोनेट होंगे और इसमें क्या होगा, ठीक है। अरे देखो सरल में जैसे कि हम लोगों ने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले लिया, H2O ले लिया और ये क्या बना दिया, C2H12O6, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण भी रहेगा। तो ये जो बना ये क्या है, जटिल है। ये जो बना क्या है, जटिल है। अब इसी जटिल को हम लोग खाएंगे। ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। मतलब और भी कम्प्लेक्स रहता है। और इसको तोड़ देते हैं किसमें में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। और प्लस क्या ले लेते हैं हम लोग, ऊर्जा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ऊर्जा, ठीक है ना। क्या मिलता है हमको, ऊर्जा। तो बच्चों देखो समझने वाली बात ये है, अगर आप लोग देखें, ठीक है ना, क्लियर। अगर आप लोग देखें तो समझने वाली बात ये है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है,
मतलब ये एक तरह से अगर हम लोग माने तो कार्बोहाइड्रेट है, और ये कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस किस में हो गया, H2O में। जैसे कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उपापचयी क्रियाओं में क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे लोग जो है उपापचयी क्रियाओं में सरल से किस में चेंज कर रहे हैं, जटिल में। और ये देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल करके क्या बना रहा है, जटिल कार्बनिक यौगिक बना रहा है। और उपचयी क्रियाएं में क्या हो रहा है, जटिल से किस में चेंज हो रहा है, सरल में। जटिल से किस में चेंज हो रहा है, सरल में। और ये काम कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। मतलब हम लोग जटिल से सरल में चेंज कर रहे हैं, और पेड़ पौधे जो है वो सरल से किस में चेंज कर रहे हैं, जटिल में। तो वो लोग जटिल से सरल में, उनका जो बनाया हुआ भोजन है हम लोग खा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सरल में तोड़ रहे हैं, हमारा बनाया हुआ वेस्ट हुआ चीज वो लोग यूज कर रहे हैं। तो देखो इस तरह से साइकिल क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है कि हम लोग को समझ में आ गया, जीव हुआ होता है जिसमें उपापचयी क्रियाएं चलती हैं, संवेदना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीव। प्रक्रम कौन कौन से हो सकते हैं, पोषण हो सकते हैं, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे प्रक्रम हैं, ठीक है ना, संवहन हो गया, ये सब क्या है, हमारे प्रक्रम है। तो जीवों में जो जीवित बनाए रखने के लिए जो प्रक्रियाएं चलती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जरा एक बार फिर से बोलो, क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है ना। उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, ठीक है ना, उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, देखो उपापचयी क्रियाएं वही होती है कि जो, ठीक है ना, जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। वह क्रिया जो मतलब जीवित रहने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपापचयी क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको अंग्रेजी में हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। मतलब जीव को जीवित बनाए रखने के लिए जो होती है प्रक्रियाएं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपापचय या फिर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। पोषण जो होता है, एग्जाम्पल पे पोषण, उत्सर्जन, संवहन और क्या हो गया, ठीक है ना, श्वसन। ये सब जो प्रक्रिया है कौन सी, उपापचयी प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो अपचयी क्रिया क्या होती है, उपचयी क्रिया का मतलब मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा गया, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म में। मतलब अब उपचयी क्रियाएं और क्या है, अपचयी क्रियाएं। उपचयी जो क्रियाएं होती है एनाबॉलिज्म, सरल से जटिल में बनाया जाता है। जैसे कि सरल, कार्बन डाइऑक्साइड सरल है, पानी जमीन से पेड़ पौधा उठा रहा है, सरल है। इन दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाने पे आपको मोस्टली कैसा लगता है, मीठा। जैसे कि आप जो खा रहे हैं, फल को खा रहे हैं, वो क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और ये कार्बोहाइड्रेट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, खा करके। और जो हमारा उपचयी क्रियाएं होती है जिसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ये जटिल से किस में चेंज होता है, सरल में। किस में चेंज होता है, जटिल से। जैसे कि हम लोग उसी कार्बोहाइड्रेट को खा करके उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे रहे हैं। मतलब हम लोग जटिल से किस में चेंज कर दे रहे हैं, सरल में चेंज कर रहे हैं। जटिल से किस में चेंज कर दे रहे हैं, सरल में, ठीक है ना। तो जटिल से सरल में हम लोग चेंज कर रहे हैं, पेड़ पौधे सरल से क्या बना रहे हैं, जटिल बना रहे हैं। तो ये साइकिल लगातार इस तरह से चलती रहती है। तो ये जो होती है, ये सब प्रक्रियाएं हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है ना। तो देखो हाई स्कूल वाले बच्चों, आप लोग पढ़िए मजबूती से, ठीक है ना, मेहनत करिए, ठीक है ना। और जितने भी चैप्टर या टॉपिक ख़त्म हो रहे हैं इनके टेस्ट दीजिए, और टेस्ट में अच्छा नंबर परफॉर्म करिए। वैसे कि हमको पता है कि सारे बच्चे होशियार हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 1 शॉर्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। नहीं ख़त्म होगा तो एक पार्ट और बनेगा जिसमें ये चैप्टर क्या होगा, फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे कि फ़िलहाल ये चैप्टर काफ़ी, मतलब इसमें एक ही प्रक्रम के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ज़्यादा प्रक्रम की बात इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही प्रक्रम की हम लोग क्या करेंगे, बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगली हमारी बात पे आती है पोषण को लेकर के, ठीक है ना। पोषण को, अगली बात हमारी आती है पोषण को लेकर के, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो कितने लोग बच्चे बताएंगे पोषण क्या होता है। जिसको आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंटर करें, पोषण क्या होता है। अरे नहीं आता है तो जैसे कि हमने लिखा था जटिल से सरल में, सरल से जटिल में, तो इसे भी आप कुछ कोड वर्ड इस्तेमाल करके बता सकते हैं। कितने लोग बताएं, ठीक है ना। तो समझते हैं, जो पोषण होता है, ठीक है ना, जो पोषण होता है वो क्या होता है, ठीक है ना।
तो पोषण क्या होता है कि आप लोग अगर बता दिए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग समझिए। पोषण वो होता है कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है ना, मतलब एनिमल की बॉडी है या फिर प्लांट की बॉडी है या फिर किसी की भी जंतु जीव, जितने भी जीव हैं उनकी जो शरीर है, ठीक है ना, उसमें जो चीज़ आवश्यक रूप से इस्तेमाल की जाती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, ठीक है ना। जिस चीज़ की हमको आवश्यकता होती है अपने शरीर को वृद्धि करने के लिए, ऊर्जा पूर्ति करने के लिए, ठीक है ना, एंड प्रतिरोधकता के लिए, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ों के लिए, वायरसों से लड़ने के लिए, जितनी भी चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है वही हमारा क्या होता है, पोषण होता है, ठीक है ना। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। मतलब कि अब जैसे कि अब हम लोग लकड़ी खा रहे हैं तो लकड़ी खा करके हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। दारू पी करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना नहीं सकते हैं। तो वे चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगी, ऐसा नहीं है जो भी चीज़ खा करके हम लोग अपने शरीर को लाभदायक बना सकते हैं, कुछ नहीं, ठीक है ना। खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारे चीज़ों से हमारे शरीर लाभदायक नहीं होगी। तो जो चीज़ खाने से हमारे शरीर में क्या होगी, लाभदायक होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन। क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन, ठीक है ना। दैट्स क्लियर। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन, या फिर हम लोग उसी को क्या बोला जाता है, पोषण। जो हमारे लिए लाभदायक हो, नुकसानदायक ना हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, पोषण। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी पोषण की हमको आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, पोषण की जो आवश्यकता होती है वो पोषण की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पोषण जो होता है वो हमारी ऊर्जा की पूर्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है, ऊर्जा की पूर्ति के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में काम करना है, जब काम करना है तो थकोगे तो क्या होगा, ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए तुमको भोजन खाने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हाँ सर जी, काम करते करते थक गए, सर जी पढ़ाते पढ़ाते थक गए, तो भोजन की पूर्ति होगी। हमारे बच्चे पढ़ते पढ़ते भी भोजन करने लगते हैं, सर जी ब्रेक चाहिए, इंटरवल चाहिए, ठीक है ना, ठीक, 2 घंटे पे 1 घंटे पे बच्चों को इंटरवल चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उनकी भी ऊर्जा क्या होती है, लॉस होती है। तो ऊर्जा की क्या होती है, पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ऊर्जा की पूर्ति कौन कौन करता है, जैसे कि चावल जो होता है ऊर्जा की क्या करता है, पूर्ति करता है, क्योंकि इसमें टोटल स्टार्च होता है, और स्टार्च जो होता है, और ये इसमें इस स्टार्च का जो फार्मूला वही होता है C6H12O6 होता है, ठीक है ना। ये कम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, और ये आगे चल के, ये तो फिलहाल ग्लूकोज का ही सूत्र लिखे हैं तो इसी का कम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना, मतलब और भी ज़्यादा संख्या में ग्लूकोज जब इकट्ठा हो जाता है उसी को हम लोग स्टार्च भी बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, स्टार्च भी बोलने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा चावल है, ठीक है ना, ये इसको खाने से हमको प्रतिरोधकता नहीं मिलेगी, इसको खाने से, और इसमें हो सकता है विटामिन्स कुछ हो, विटामिन्स के कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं, बट ये चावल खाने से हमको प्रतिरोधकता नहीं मिलेगी, प्रोटीन नहीं मिलेगा इस चावल में। इस चावल में हमको सिर्फ ऊर्जा की पूर्ति के लिए ATP मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जिसको हम लोग ऊर्जा की, ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज का प्रचार में हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज पीने से बैटरी चार्ज हो जाती है, शरीर की बैटरी चार्ज हो जाती है, तो वही ग्लूकोज है, ठीक है ना। दूसरी अगर बात करें, ठीक है ना, तो ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम लोग चावल खा लेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात करेंगे शरीर की वृद्धि के लिए, किसके लिए, शरीर की वृद्धि के लिए। अगर शरीर की वृद्धि की बात करेंगे तो शरीर की वृद्धि के लिए हमको जो जरूरी कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, ठीक है ना। ये सब जो चीज़ें होती हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, ठीक है ना, एंड ढेरों सारे चीज़, प्रोटीन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मतलब शरीर की वृद्धि के लिए क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि कहीं पे कट पिट गया, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, सोडियम क्लोराइड, और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके मैं खास नेम ले रहा हूँ, ठीक है ना, जो शरीर की वृद्धि में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा योगदानदायक होते हैं, ठीक है ना। और तीसरी जो हमारी बात है, टूट फूट की मरम्मत, मतलब जो हमारा शरीर है, शरीर की
टूट फूट की मरम्मत के लिए भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये पोषण जब हम लोग करते हैं, ठीक है ना, टूट फूट की मरम्मत के लिए क्या होती है, इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, मरम्मत के लिए क्या होती है, इस्तेमाल होती है। जैसे कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन अगर आप लोगों ने हाइयर मतलब क्लास में जाएंगे तो आप स्टडी करेंगे, देखेंगे हमारा पोटेशियम जो होता है और भी कई कंपोनेंट है जो ब्लड में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, सॉरी, वो क्या करते हैं, टूट फूट की मरम्मत के लिए क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। और ये मोस्टली अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो शरीर में टूट फूट की क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं। इसके बाद हमारा चौथा आता है, ठीक है, चौथा जो आता है हमारे शरीर की प्रतिरोधकता के लिए, किसके लिए आता है, रोगों से रक्षा के लिए आता है, ठीक है ना। तो रोगों से रक्षा अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा करता है। क्या, प्रोटीन्स, ठीक है ना, प्रोटीन्स हुआ, विटामिन्स हुआ, ठीक है ना, प्रोटीन्स, ठीक है ना, विटामिन्स, ठीक है ना, ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, हमको रोगों से, किससे, रोगों से हमको क्या करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, रक्षा प्रदान। तो ये हमारे लिए पोषण के लिए 4 कंपोनेंट्स हमारे सामने थे, 1 2 3 4। पहला शरीर की पूर्ति, ऊर्जा की पूर्ति, ऊर्जा की पूर्ति हम लोग चावल से कर लेंगे। शरीर की वृद्धि के लिए हमको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, चावल सब कुछ चाहिए, ठीक है ना। शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना है तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन की मात्रा चाहिए, जो कि हमारे शरीर में वृद्धि करे, साथ ही साथ रोगों को रक्षा भी, और साथ ही साथ प्रोटीन के साथ पोटेशियम भी चाहिए, ठीक है ना, कैल्शियम भी चाहिए, ठीक है ना। और रोगों से रक्षा के लिए हमारे शरीर के लिए पोषण की ज़रूरत होती है, किसकी, अब भाई हमारे शरीर में कहीं से कट आ गया, ठीक है ना, उसको ठीक करना है, तो अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे, दवा नहीं खाएंगे तो हमारा ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, ठीक है ना। तो हमको भी अपने टूट फूट की अगर मरम्मत करनी है तो हमको क्या खाने की ज़रूरत पड़ेगी, खाना खाने की ज़रूरत हमको पड़ेगी, ठीक है ना, क्लियर। तो अभी की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा पोषण कंसेप्ट था, ठीक है ना, जो कि हम लोगों ने कवर किया, ठीक है ना। अब हम लोगों का एक टर्मोलॉजी आता है कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं, ये पोषण की आवश्यकता क्यों होती है और किस लिए होती है, इस चीज़ के लिए बारे में हम बताएं कि आखिर भाई पोषण अगर हम लोग कर रहे हैं अपने शरीर का तो क्यों करते हैं। ये 5-4 बातें जो है आप लोग देख सकते हैं, मिटा दें इसको, ठीक है ना। तो पोषण में अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, पोषण के प्रकार, तो पोषण के प्रकार अगर कितने लोगों को पता है, ठीक है ना, तो जरा हमको बताइए पोषण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना। पोषण के प्रकार, सही बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो कि पोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वपोषी पोषण होता है और एक क्या होता है, विषम पोषी पोषण होता है। एट्रोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो जैसे कि पोषण की अगर बात करें, ठीक है ना, तो पोषण जो होता है तो हम लोग कहेंगे पोषण के प्रकार, किसके प्रकार, पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार जो होते हैं, नंबर पहला जो प्रकार होता है स्वपोषी, स्वपोषी पोषण होता है, और दूसरा जो होता है ये कैसा होता है, परपोषी पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है, परपोषी पोषण होता है, ठीक है ना। परपोषी नहीं, विषम पोषी लिखो तो और बढ़िया रहेगा, विषम पोषी पोषण। तो एक होता है हमारा स्वपोषी पोषण और दूसरा हमारा क्या होता है, विषम पोषी पोषण, ठीक है ना। तो स्वपोषी पोषण हो गया और दूसरा क्या हो गया, विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है ना, न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। और ये कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर हम लोग देखेंगे तो हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, पोषण के प्रकार में हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखें तो और बेहतरीन समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे कि
ठीक है ना। पोषण के प्रकार जो होंगे वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण दो प्रकार से होता है, ठीक है ना। एक होता है प्रकाश संश्लेषी, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। विषमपोषी पोषण तीन तरीके से होते हैं, कितने लोगों को पता है जरा बताएं। तीन तरीके से होता है, कितने लोगों को पता है? जितने लोगों को पता है वो हमको बताएं। तीन तरीके से होता है, ठीक है ना। तो एक हमारा जो होता है वो क्या होता है, प्राणी संभोजी होता है। क्या होता है, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, ठीक है ना। और दूसरा हमारा होता है, ठीक है ना, परजीवी, जो गलती से हमने शुरू में ही लिख दिया था। क्या होता है, परजीवी, ठीक है ना। और एक तीसरा जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, मृतोपजीवी वह जीव होता है कि जो सड़े गले पे रहता है, जैसे कि फंजाई हो गया और भी जो हो गए, ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। फंजाई हो गए और भी जितने भी होते हैं कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी वो होते हैं जो लिविंग के ऊपर रहते हैं। किसके ऊपर रहते हैं, लिविंग, मतलब जीवित के ऊपर रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। वहीं पे प्राणी जो संभोजी होता है, कौन सा संभोजी, प्राणी संभोजी जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि जो ये मोस्टली 5 तरीके का वर्क करते होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी संभोजी बोलते हैं। जो 5 प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राणी संभोजी। तो कौन कौन से 5 प्रोसेस को फॉलो करेंगे, नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, अंतःग्रहण करना चाहिए। मतलब प्राणी संभोजी पहला काम क्या करेगा, अंतःग्रहण करेगा। लिख सकते हैं आप लोग, पहला क्या करेगा, अंतःग्रहण, लिख लीजिए। प्राणी संभोजी क्या करेगा, पहले अंतःग्रहण करेगा। मतलब भोजन को हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं और क्या करते हैं, खाते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतःग्रहण करेंगे। उसके बाद भोजन हमारे पेट में जाएगा। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन, पाचन। दूसरा क्या होता है हमारा, पाचन। पहला अंतर्ग्रहण हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, अंतर्ग्रहण हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, पाचन होता है। तीसरा, पाचन जब हो जाता है हमारे पेट में, तो हम लोग क्या करते हैं, पाचन होने के बाद हम लोग एब्जॉर्बेशन करते हैं। मतलब क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषण, मतलब कि हम लोग भोजन को क्या करते हैं, सोख लेते हैं। जो ज़रूरत होती है, ज़रूरत के अनुसार हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं, ठीक है ना। और तीसरी जो प्रक्रिया है, अवशोषण करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब ये हो गया कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे हम लोग क्या कर दीजिए, स्वांगीकरण कर दिए, मतलब उसको क्या कर दिए, पहुँचा दिए। और जो हमारा पचवा हो गया, ठीक है ना, 1 2 3 4, पचवा जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा सड़े गले को हम लोग क्या कर देंगे, उसको मतलब कि जो बचा हुआ है उसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण। क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण, ठीक है ना, बहिक्षेपण, ठीक है। मतलब कि जो हमारे सड़े गले जितने भी लोग, सड़े गले जो सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, ठीक है ना, उनको क्या कर देंगे, हम लोग बाहर निकाल देंगे। और ये जो उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, बाहर निकालना। जैसे कि जो चीज़ें नहीं अगर डाइजेस्ट हो रही हैं, ठीक है ना, इनके शब्द, ठीक है, अंतःग्रहण, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, ठीक है ना, दैट्स क्लियर, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, आगे चलें, तो अब प्राणी संभोजी, इसीलिए तो पौधों को और
ह्यूमन देखो विषम पोषी पोषण ये सब होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। आप लोगों को बता दें, प्रकाश संश्लेषी वो होता है जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है। किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में अपना क्या करता है, भोजन बनाता है। ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता। रसायन संश्लेषी, इसमें जानते हो कौन आता है, बैक्टीरिया आता है। कौन सा बैक्टीरिया आता है, जैसे कि मीथेन बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है ना, कहेंगे सर जी मीथेन बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है ना, डग, मतलब हम कह सकते हैं कि जो एनिमल का वेस्ट मटेरियल्स होता है, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं गोबर। ठीक है ना, तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये उसमें पाया जाता है मेथेजन नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेथेनोजन नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो ये जो हमारा होता है ये सूर्य के प्रकाश में। और हम लोगों ने देखा कि जो हमारे एनिमल का जो एक्सक्रीटिंग मटेरियल होता है जिसमें मेथेन नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है, और मेथेन गैस से हम लोग क्या करते हैं, भोजन का भी निर्माण किया जाता है। जो गोबर गैस का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो उससे भी क्या किया जाता है, भोजन का निर्माण करने की प्रक्रिया होती हैं। पहले ये चीज़ गाँव में लगाया जाता है। ठीक है ना, और उन सब चीज़ों से क्या होता है, एक तरीके, तो अगर देखा जाए तो इसमें प्राणी संभोजी इसी तरीके से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषी हो गया, तो रसायन संश्लेषी हो गया। रसायन संश्लेषी में बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है ना, और प्राणी संभोजी में हम लोग आ जाते हैं। परजीवी में हमारे सर में पाए जाने वाले जो जुए होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। जो जीवित जीव पे रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी वो होते हैं जो सड़े गले पर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, सड़े गले पर जो रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। मतलब जो सड़े गले चीज, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कहीं पे भी बहुत सारी चीज़, जैसे कि जहाँ पे एनिमल्स भी डेड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं सड़े गले चीज़ें सड़ाने का काम जो करते हैं और वो रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। और ये जो 5 प्रोसेस फॉलो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल में रखा गया है। परजीवी मृतोपजीवी दोनों एनिमल नहीं है, लेकिन एनिमल में जो रखा गया है उसके अंदर, जैसे कि हम लोग अमीबा को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं, जंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंतु। ठीक है ना, अभी आप लोग विषम पोषी आगे चल करके जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि प्राणी संभोजी में जो अमीबा है ना, वो भी 5 प्रकार की प्रक्रियाओं को फॉलो करता है। यही पांचों, पहले वो अंतःग्रहण करता है, फिर क्या करता है, पाचन करता है। अमीबा जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना, जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता, वो भी क्या करता है, 5 तरीके का प्रोसेस फॉलो करता है भोजन खाने में। मतलब पहले अंतःग्रहण करेगा, उसके बाद वो पाचन करेगा, उसके बाद वो अवशोषण करेगा, फिर जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे ले जाएगा, स्वांगीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या करेगा, बहिक्षेपण करता है, बाद में वो भी क्या कर देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। मतलब जैसे हम लोग कर रहे हैं एग्जैक्ट पैरामीशियम भी करता है, अमीबा भी करता है, यूग्लिना भी करता है। ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे जीव हैं जो कि एकदम सेम हम लोगों की तरह ही प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसीलिए इन सभी को एक ही ग्रुप में रख दिया गया, वो भी कौन से ग्रुप में, जंतु ग्रुप में। कौन से ग्रुप में रखा गया है, जंतु ग्रुप में। इसीलिए पक्षियाँ भी यही 5 तरीके का प्रोसेस फॉलो करती हैं। ठीक है ना, वो भी यही काम करती हैं, इसीलिए इनको भी क्या कर दिया गया है, एक ही ग्रुप में क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। ठीक है ना, अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, अब हम लोग बात करें तो स्वपोषी पोषण के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो स्वपोषी पोषण वह होगा, ठीक है ना, तो सीधे कह सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी। सर जी एक बात बताइए, हम लोग भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते हैं। हमारे मम्मी पापा, मान लीजिए हमारी मम्मी जो हैं वो खाना बना रही हैं और वो खा रही हैं, तो स्वपोषी नहीं हो गया। हम कहेंगे हाँ बाबू, तुम्हारे कहने का तात्पर्य सही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं, सोच की मिस्टेक कर रहे हैं। जो आप बना रहे हैं वो है क्या आखिर,
जो आप बना रहे हैं वो अपने हाथ से आप बनाए हैं? कहाँ से लेकर के हैं? पेड़ पौधों से तोड़ के ले। और वो है क्या? एक फल है। वो है क्या? फल है। और ये जो फल है हमारा, ठीक है ना, ये हमने नहीं बनाया है। मतलब कि आप अपना भोजन, मतलब अगर आपको जरूरत है कार्बोहाइड्रेट की, ऊर्जा की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, तो वो आप अपने शरीर में खुद बनाइए। वो भोजन अपने शरीर में आप खुद बनाइए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं, अपने शरीर में बना लेते हैं वो भोजन, तो आप कहलाएंगे स्वपोषी। अगर आप अपना भोजन अपने शरीर में नहीं बना पा रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? ठीक है ना, विषम पोषी। नहीं समझ में आई बात? तो पेड़ पौधे अपने शरीर के अंदर अपना भोजन का निर्माण कर ले रहे हैं, वो बाहर से नहीं खाने जा रहे हैं। मतलब वो अपना मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके अपने शरीर के अंदर क्या कर ले रहे हैं? वो भोजन बना ले रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना ही चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना। नहीं तो कितने लोग कहते हैं सर जी हम लोग भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम लोग भी स्वपोषी हैं। अरे कहते हो अपने शरीर के अंदर बना लेते हो क्या? बाहर वो भी दूसरे का भोजन बनाया हुआ। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाए थे, अपने लिए रखे थे, वो तुम लोग चुरा चुरा के खा रहे हो, ठीक है ना। तो ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अब वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मतलब क्या है कि उनका चुरा चुरा के तुम लोग खाओगे? खाओ, अच्छा कोई बात नहीं है, खाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को स्वपोषी पोषण हो गया। स्वपोषी पोषण हम लोग जानते हैं दो प्रकार से होता है, एक प्रकाश संश्लेषी होता है और दूसरा क्या होता है? रसायन संश्लेषी। दोनों के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी। और जो रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन संश्लेषी। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया हो गया, सल्फर जीवाणु हो गया। आपको पता है क्या? आपको पता है कि जो विशेष प्रकार की जो हमारे पास जो बियर्स, मतलब जो एल्कोहल्स होते हैं, दारू होते हैं, उसमें ईस्ट नाम की बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और भी चीज़ों में और भी अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन में नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। इसको प्रिवेंट किया जाता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ही ना रहे, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के क्या करती हैं? रसायन की उपस्थिति में, ठीक है ना, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, उन कार्बोहाइड्रेटों की उपस्थिति में क्या करता है? इसको तोड़ करके एल्कोहल में चेंज करता है, ठीक है ना। एल्कोहलिक कंपाउंड बनाता है, और वो भी उसी से ही बनाता है जो उसमें कंपाउंड्स होते हैं, उन्हीं से क्या करता है? ये चेंज करता है, मतलब एक्सचेंज करने लगता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को बातें समझ में आई हो, ठीक है ना, तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें। चलो, और अगर देखा जाए तो क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, उन सब चीज़ों को भी देखते हैं। क्या होता है कि स्वपोषी पोषण जो होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पादपों में। मतलब मोस्टली ये हमको कहीं पे भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ देखने के लिए मिलेगा पादपों में। तो देखो पादपों में, ठीक है ना, क्या हम देखेंगे? प्रकाश संश्लेषण। क्या देखेंगे? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। तो पादपों में हम लोग क्या देखेंगे? प्रकाश संश्लेषण। अब कोई कह रहा सर जी पादपों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? तो चलो मैं आप लोगों को एक कहानी समझाता हूँ और उस कहानी को सुनाता हूँ। अगर आप लोगों को कहानी समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। नहीं समझ में आई तो और बढ़िया, क्योंकि आप लोगों को फिर मौका है दोबारा सीखने के लिए। वीडियो को रिवर्स करिए, फिर से समझिए। फिर नहीं समझ में आए फिर आगे बढ़ें, फिर पीछे आइए, रिवर्स करिए, दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा। क्योंकि हो सकता हो आप कोई देखते वक्त आपका दिमाग डाइवर्ट हुआ हो, नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को भोजन बनाना होता है तो क्या करते हैं? मे भी अगर आपको चावल पकाना है तो क्या करेंगे? सर जी एक बर्तन लेंगे, बर्तन लिए ना, बहुत सही। उस बर्तन में क्या करेंगे? चावल डालेंगे, और क्या डालेंगे? पानी डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? आग लगा देंगे। नीचे क्या लगा देंगे? आग, गैस चालू कर देंगे, गरम होने लगेगा। गरम होने के बाद पक करके भोजन हमको मिल जाएगा, ठीक। हमने कहा बहुत बढ़िया।
तो तुम कहोगे सर जी आप घुमा फिरा के कहना क्या चाहते हैं, पौधों के पास भी बर्तन होता है। हाँ बच्चों, पौधों के पास भी बर्तन होता है। क्या होता है? बर्तन होता है, मतलब भोजन बनाने के लिए बर्तन होता ही होता है। तो कहेंगे सर जी किस प्रकार का बर्तन होता है, मतलब किस तरीके का बर्तन होता है या किस तरीके का पॉट होता है, क्या होता है। तो बर्तन अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो वो एक ही चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। मतलब इनके पास क्लोरोफिल नाम का क्या होता है? बर्तन होता है, ठीक है ना। जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल, इस तरीके का हम लोगों के पास पाया जाता है, ठीक है ना। पिगमेंट पाया जाता है। और उस मतलब अगर दूसरे टर्मोलॉजी में, मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है? पर्णहरिम के अंदर पाया जाता है। ऐसे लिखे तो और अच्छा रहेगा। ये बर्तन हम लोग पर्णहरिम माने, ठीक है ना, पर्णहरिम क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। तो और भी हमारे लिए क्या है, बेटर है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ना मान के पर्णहरिम मानिए, ठीक है ना, बर्तन जो है, ठीक है। तो ये जो पर्णहरिम बर्तन है, अब कहेंगे सर जी इसमें क्या क्या आप करेंगे? इसमें हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह से आपने क्या लिया था, चावल लिया था, तो चावल की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इन्वायरमेंट में ढेर सारा है। ऐसा चीज नहीं लेंगे जो एक्सपेंसिव हो, मतलब महंगा हो। उसके बाद क्या ले लेंगे? H2O। तो हमने बर्तन लिया पर्णहरिम, पर्णहरिम में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया। लो भैया, अब कहोगे सर जी आग किससे लगाएंगे? तो बच्चों हम बताएंगे, आग हम किसी और से नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे सूर्य के प्रकाश से। किससे लगाएंगे? सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश से, ठीक है ना, ये जो पर्णहरिम होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को क्या कर देगा? ऐड कर देगा और ये बना देगा, ठीक है ना, C6H12O6 प्लस क्या निकाल देगा? ऑक्सीजन, ठीक है ना। और क्या, ठीक है ना, ऑक्सीजन निकालेगा, ठीक है ना। कुछ मात्रा में अगर हम लोग देखेंगे तो जल भी निकालेगा। क्या निकालेगा? जल, H2O, ठीक है ना। जल भी कुछ क्वांटिटी में क्या करता है, ये देखो, इंपॉर्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है आपके पेपर में हर साल पूछता है, बोर्ड वालों ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 6 कार्बन ले लेंगे और 12 मोल H2O ले लेंगे। अब ये बनेगा C6H12O6, मतलब ये 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 है। तो 12 दूनी 24, तो इसमें 12 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6 दूनी 12, तो 12 12 24। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12, ठीक है ना। तो 6 दूनी कितना हो गया? 12। यहाँ पे भी 6 दूनी 12, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। पर्याप्त है बाबू, 6 अब बराबर है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है जो आप लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। मतलब ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन वक्शन नहीं है, इट इज नॉट केमिस्ट्री, इट्स खाना बनाने की प्रक्रिया। यह क्या है? ये खाना बनाने की प्रक्रिया है। जो आप डेली भोजन अपना बनाते हैं, उस भोजन को बनाने का एक प्रक्रिया है जो मैंने सामने विजुलाइजेशन किया है, ठीक है ना। जो पेड़ पौधों का जो बर्तन है वो पर्णहरिम है। पर्णहरिम में हमने 6, जैसे कि आप लोग गिलासा से या फिर किसी क्वांटिटी से आप लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं चावल को डालने के लिए, ठीक है ना, पॉट में, कुकर में, जिस चीज़ में आप लोग बनाते हैं। तो इसमें हम लोग 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को डाले हैं। मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच, जैसे नमक डालते हैं 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, उसी तरह से हम लोग CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब 6 मोल यूज किया है। और वाटर को अगर हम लोग ऐसे समझे तो 12 मोल, मतलब बूंद बूंद से अगर हम लोग डालें तो 12 बूंद हम लोगों ने क्या किया है? कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है। 12 बूंद का मतलब ये होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो 12 बूंद का हमको यही मतलब निकल करके आता है। 12 बूंद मतलब 12 बूंद, ठीक है ना। और अगर समझा जाए
ठीक है ना, और इससे अधिक समझा जाए तो ये मिल करके क्या बना लेता है, ये कंपाउंड बना लेता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। स्टार्च भी सभी लोग बोलेंगे, ठीक है ना, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, ठीक है ना। जब ये कम्प्लेक्स हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, लेकिन ये मोस्टली क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, हमारा जल है। ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये ग्लूकोज है, ठीक है ना, और वो क्या है, जल है। और ये क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना, ऑक्साइड है, ठीक है ना, ऑक्साइड। और ये हमारा क्या है, जल है। अब बर्फ नहीं ले रहे हैं, बर्फ नहीं ले रहे हैं तो हम लोग क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं। तो जल में हम लोग मोस्टली इस चीज़ को रख सकते हैं और बेहिचक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा था प्रकाश संश्लेषण। पादपों में क्या था, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में अगर देखा जाए तो इतनी ही चीजें हैं, ठीक है ना भाई। 1 शॉट में हम पूरे चैप्टर को थोड़ी ना खत्म कर सकते हैं, जितना मैं पढ़ा सकता हूँ इस टॉपिक को। ये हमारा था टॉपिक है, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। मैं डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो रिएक्शन हमको देखने के लिए मिला, ये हमारा प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण का क्या है, रिएक्शन है, ठीक है ना। अब जो है अगर हम लोग देखें तो क्या देखने के लिए हम लोगों को मिलता है, तो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा, ठीक है ना, कि ये प्रकाश संश्लेषण आखिर पर्णहरिम पाया कहाँ जाता है और किस जगह पर ये पर्णहरिम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। उस जगह को हम लोग ढूंढते हैं कि ये किस जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये जो पर्णहरिम होता है ये कई जगह पे, मतलब मोस्टली देखा ये जाता है कि पर्णहरिम जहाँ पे भी हरा चीज हम लोगों को पेड़ पौधों में दिखाई देता है, चाहे तना हुआ, ठीक है ना, नया नया तना, पुरानी तने की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे हरे हरे तने आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और मोस्टली अगर देखा जाएगा तो ये पत्तियों में होता है। कहाँ पे होता है, पत्तियाँ। पत्तियाँ मतलब पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है, लीफ जो होती है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, देखा जाता है। और उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल भी बोलते हैं। मतलब जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल। तो हमारा हेडिंग है, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल, कार्यस्थल। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल कहाँ हो सकता है, लीफ में हो सकता है। सबसे पहले लीफ के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना, लीफ के बारे में ही समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा लीफ है। लीफ में इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ऐसे रहता है, ठीक है ना, क्लियर। तो लीफ में ये जो है आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि ये जो दिख रहा है इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्णधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णधार बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो आप लोगों को फ्लैट दिख रहा है, मतलब ये जो इस तरीके का दिख रहा है, इसको हम लोग लैमेला बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्ण फलक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, पर्ण फलक। मतलब कि ये जो पूरा आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्ण फलक। मतलब कि जो पत्ती आप लोगों को दिख रही है ऐसे सेक करने पर, हिलाने पर हिलती है, ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्ण फलक बोलते हैं। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरा। क्या बोलते हैं, सीरा, ठीक है ना, जिसको हम लोग वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सीरा, ठीक है ना।
तो ये जो पर्णफलक हो गया, सिरा हो गया, और जो होता हमारा, ठीक है ना, पर्णवृंत होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल्स। क्या बोलते हैं, पेटियोल्स, ठीक है ना। अब पेटियोल्स आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, क्या होता है कि ये जो कुछ यहाँ का जो गांठ टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, हल्का सा स्वैलन भाग होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पर्णवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णवृंत। पर्णवृंत ये पूरा पर्णधार, पर्णफलक, शिराएं, ये जो हमारा लैमेला वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिराएं बोला जाता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हो, ठीक है ना, तो आगे अगर हम लोग बढ़े तो पर्णफलक के बाद, ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे कि वो जगह जहाँ पर इसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो मोस्टली चलती हैं। तो ये तो हमारा जो हो गया कार्यस्थल का जो हो गया, ये बाह्य हम लोगों ने देखा है, मतलब बाहर ही तरफ हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। कार्यस्थल, ये बाह्य संरचना को हम लोगों ने देखा है, ठीक है ना। बाहर से इसको हम लोग जो फूला हुआ भाग होता है पर्णवृंत बोलते हैं, और ये पर्णधार होता है, और ये क्या होता है, पर्णफलक होता है, और इसमें जो घूमी गई चीजें हैं ये सिराएं हैं। ये मेन सिरा होता है, और इसमें जो होते छोटे छोटे क्या होती हैं, वेन वेन्यूल्स होता है, मतलब वेन वेन्यूल्स, सिरे, सिराएं, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें देखने के लिए हमको मिलती हैं। और आप लोगों को अगर पता होगा, ठीक है ना, तो इसमें जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, ये जो कंपाउंड्स अगर इसमें देखा जाए तो पर्णवृंत, पर्णधार और पर्णफलक में ये बाह्य संरचना थी। ये कौन सी संरचना थी, पत्ती की लीफ की बाह्य संरचना, बाह्य संरचना। आप लोग कहेंगे सर जी बाह्य संरचना हमको दिखा करके काहे कंफ्यूज कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे इसको आंतरिक संरचना, मतलब कि हम लोग सपोज करो ये हमारी लीफ है, लीफ को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे, कट गया, ठीक है ना, टुकड़ा हमने गिरा दिया तो ये कट गया। तो कटने के बाद इसका एक ऊपरी हिस्सा होगा, एक निचला हिस्सा होगा, बेशक होगा, ठीक है ना। तो अब लीफ ऐसे है, लीफ का एक ऐसे होगा, तो ये कटने के बाद एक ऊपरी हिस्सा बनेगा और एक कौन सा हिस्सा बनेगा, निचला, ऊपरा, निचला। चलो, तो सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर दें, और इरेज करने के बाद हम लोग देखें, ठीक है ना, तो जो टर्मोलॉजी है यही है और कुछ नहीं। तो बाह्य संरचना के बाद हम लोग कौन सा संरचना देखेंगे, आंतरिक संरचना। कौन सी संरचना, आंतरिक संरचना। तो बाह्य संरचना में कुछ चीजें और भी हैं जो आती हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या देख लेते हैं, आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में आएगा तो उसी में हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना, दोनों ही, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, पत्तियों में आंतरिक संरचना, पत्तियों में कैसा होगा, आंतरिक संरचना होगा, ठीक है ना। जिसमें अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे ऊपर वाला होगा, पत्ती को काटने के बाद अगर हम लोग सबसे ऊपरी वाली लेयर को देखेंगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो चाहे जैसे देखने के लिए मिलेगा देखने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा बोलते हैं। कौन सा त्वचा होता है, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, ठीक है ना, एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा में अगर देखेंगे तो दो तरह से बाह्य त्वचा होती है। कितने तरीके से होती है, दो तरीके से बाह्य त्वचा होती है। एक होती है ऊपरी बाह्य त्वचा और एक होती है निचली बाह्य त्वचा। एक होती ऊपरी बाह्य त्वचा, तो ये हमारा ऊपरी बाह्य त्वचा हो गया, और एक हमारा बी नंबर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निचली बाह्य त्वचा, ठीक है ना, निचली बाह्य त्वचा। मतलब कि जब आप पत्ती को, लीफ को जब काटेंगे आप, तो ये जो ऊपर वाला दिखेगा आपको, इसको हम लोग ऊपरी बाह्य त्वचा बोलेंगे। मतलब त्वचा दो तरीके से हो जाएगी, दोनों ही बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ,
दोनों ही बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर। तो ये जो होगी ये बाहरी त्वचा हो जाएगी, ऊपरी बाहरी त्वचा हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी? निचली बाहरी त्वचा हो जाएगी, निचली बाह्य त्वचा हो जाएगी। तो अगर हम लोगों को देखें तो दो तरीके से हमको बाह्य त्वचा दिखी, एक ऊपरी बाह्य त्वचा और एक कौन सी होती है? निचली बाह्य त्वचा। अब आप लोगों को बता दें, ये जो त्वचा होती है ना, इसमें पाया जाता है रंध्र। क्या पाया जाता है? रंध्र। रंध्र का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र हमको पाए जाते हैं, और उन्हीं छिद्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और बाहर, ये काम करता है। मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर बाहर करने के लिए एक स्पेशल प्रकार का आर्गन पाया जाता है जिसका नाम है रंध्र। क्या नाम है? रंध्र। ठीक है ना। तो जो रंध्र है, ठीक है ना, ये जो रंध्र है, ये रंध्र कहाँ पाया जाता है? ऊपरी त्वचा और निचली त्वचा में। और कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ सबसे ज्यादा रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो निचली त्वचा में। यहाँ पे जो रंध्र होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अधिक मात्रा में पाया जाता है निचली बाह्य त्वचा में। ऊपरी बाह्य त्वचा में रंध्र की मात्रा जो होती है बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। कहेंगे सर जी क्यों कम होती है? तो बच्चों याद करो, जो आप ऊपरी त्वचा देखते हैं, अगर ऊपरी त्वचा में भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजिंग होगा तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा? मतलब अगर हम लोग क्या करते हैं, बर्तन ही जब लेते हैं तो एक तरफ हीट करते हैं, दूसरी तरफ हम लोग खुला छोड़ते हैं। करते हैं ऐसा कि नहीं? कि सर जिस तरफ से हीट कर रहे हैं उसी तरफ खुला भी छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। मतलब कि हम लोग समझ गए होंगे कि ऊपर अगर प्रकाश संश्लेषण पड़ता है तो ऊपर गर्म हीट प्रोवाइड करने के लिए होता है, और नीचे खुला होता है। ठीक है ना, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करे? आसानी से एक्सचेंजिंग कर सके। क्या कर सके? जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या करे? एक्सचेंजिंग कर सके। ठीक है ना। तो ऊपरी बाह्य त्वचा हो गई, निचली बाह्य त्वचा हो गई। ठीक है ना। तो ये दो तरीके की क्या हमको देखने के लिए मिलती है? बाह्य त्वचाएं देखने के लिए मिलती हैं। और इस बाह्य त्वचा में रंध्र होगा। अभी यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट है रंध्र को लेकर के, और रंध्र को लेकर के ही हम लोग क्या करेंगे? आगे बात करेंगे। ठीक है ना। तो जो है दूसरी जो बात किया है, रंध्र ही बात किया है, रंध्र कोशिकाएं। ठीक है ना, कोशिकाएं। ठीक है। मतलब कि रंध्र जो होता है वो क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। देखो, अब इस पत्तियों में निचली सतह पे ऊपरी सतह पे पाई जाती है। रंध्र कोई आर्गन नहीं है बच्चों, रंध्र जो है कोई आर्गन नहीं है। तो क्या है सर जी? तो है क्या? तो जानते हो क्या है? ये जो है एक खाली जगह का नाम है और कुछ नहीं। क्या है? खाली जगह का। अच्छा, तुम लोग कभी कहे होगे, ठीक है ना, गुफा। गुफा का मतलब क्या होता है? किसी जगह का नाम है? नहीं, गुफा हाँ खाली जगह का नाम है। गुफा क्या है? खाली जगह का नाम है, वो भी पतला सा एक बड़ा सा, जैसे शेर का गुफा, मतलब खाली जगह को ही तो बोला जा रहा है। ठीक है। जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं, ठीक है ना, कमरा, ठीक है ना, ईंटों से घेर दिया गया तो क्या बन गया? कमरा बन जाता है। इसी तरह से रंध्र, रंध्र का मतलब ये होता है छिद्र। ठीक है ना। छिद्र जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। और अगर आप लोगों को समझ में आया होगा कि छिद्र को ही रंध्र बोलते हैं, तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि ये हो सकता क्या है। अब उसी छिद्र के द्वारा ही तो निकलेगा, अंदर जाएगा बाहर। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो हम लोगों के सामने देखने के लिए मिलता है वो क्या होता है? रंध्र का होता है। मतलब ये देखो खाली जगह है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ठीक है ना। और इसके चारों तरफ आप लोगों को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। और कुछ इस तरीके से देखने के लिए स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं जो आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों को देखने के लिए मिला, ये जो है बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। और आप लोगों को खुशखबरी की बात बता दें तो ये जो है ना, ये रक्षक कोशिका कहा जाता है। कौन सी कोशिका होता है? रक्षक कोशिका होती है। ठीक है ना, रक्षक कोशिका। ये कौन सी कोशिका होती है? रक्षक कोशिका होती है। ठीक है ना। और ये जो रक्षक कोशिका होती है, ये
अगर देखा जाए तो रक्षक कोशिका जो होती है ये रंध्र है, ठीक है ना। अब ये रक्षक कोशिका क्या करती है, ये रंध्र को खोलने बंद करने का काम करती है। कैसे? आप लोग कहेंगे सर जी कैसे खोलती बंद करती है? इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है का? कैसे आखिर खोलता बंद करता? तो मैं आप लोगों को एक शब्द में समझाना चाहता हूं कि जब इस कोशिका में पानी भरेगी, आप लोग सोचिए, दो गुब्बारा ले लीजिए, बैलून, उसको आपस में ऐसे, जब उसमें एयर नहीं भरा हुआ है तो उसको ऐसे सामने से दोनों रखेंगे तो दोनों आपस में से चिपका रहेगा। बट जैसे ही आप फूंक मारेंगे उसमें दोनों में, तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही पॉइंट रह जाएगा जो उन दोनों को टच करेगा। आप केले का सेब का गुब्बारा ले लीजिए, ठीक है ना, केले के सेब का, ठीक है ना, और उस केले के सेब में जब तक हवा नहीं रहेगा तब तक वो दोनों ऐसे आपस में चिपके होंगे। लेकिन जैसे ही आप हवा भरेंगे 100% समझ लीजिए कि आप लोगों को शेप मिल जाएगा और आप लोग देखेंगे कि बीच में आपको खाली जगह भी देखने के लिए मिलेगा। तो मोस्टली अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो ये जब इसमें जल भर जाता है, नंबर पहला, जब इस रक्षक कोशिका में जल भर जाता है, रक्षक कोशिका में क्या होता है, जल भर जाता है, रक्षक कोशिका में जल क्या होता है, भर जाता है, तब ये रंध्र क्या होता है, खुला हुआ होता है, तब रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। और ये ऐसा तब होता है दिन के समय में। और दूसरा, जब रक्षक कोशिका में, ठीक है ना, जल नहीं होता है, जल नहीं होता है, तब जो हमारी रक्षक रंध्र है ना, सॉरी रंध्र, ठीक है ना, रंध्र खुला होता है, लेकिन जब जल नहीं होता है तब रंध्र जो होता है, ठीक है ना, ये कैसा होता है, बंद होता है। मतलब जल पानी के भरे रहने से ही डिपेंड करता है कि रंध्र खुला रहेगा या फिर क्या रहेगा, बंद रहेगा। इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, ऐसे करके आप लोगों को कई तरह से इसमें ऐसे देखने के लिए आपको कहीं कहीं पे 50 जगह पे मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है ना, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ठीक है ना, यहीं पे वो जगह पाया जाता है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट जो है ये जगह है, मान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट, या फिर हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, हरित लवक। तो जो हरित लवक होता है यही वो जगह है, पूरे पत्ते में पाया जाता है, यही वो जगह है जहां पे भोजन बन रहा है, ठीक है ना। ये कमरा है, हरित लवक ये क्या है, कमरा है। जैसे कि आप भोजन बर्तन में बना रहे हैं ना, तो पर्णहरी में है। हरित लवक क्या है, एक रूम है जिसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, भोजन को बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग आपसे पूछें, ठीक है ना, कि ये चीजें जो हो रही हैं, ये जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है ना, ये हरित लवक है, ठीक है ना। और इस हरित लवक में देखेंगे क्या क्या है, कैसे कैसे इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो जो हरित लवक होता है वो कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा ऐसे, या फिर किसी शेप का देखने के लिए मिलेगा। इस हरित लवक में आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा, ऐसे ऐसे क्वाइन शेप्ड का ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक। और साथ ही साथ ये ढेर सारे होते हैं और ये ऐसे एक दूसरे के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अब जब ये एक दूसरे से जुड़े होंगे तो आप कहेंगे सर जी ये जो आप रखे हुए हैं ये क्या है, मैं कहूंगा इसको क्या कहा जाता है, ग्रेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेना।
ग्रेना में जो एक आपको क्वाइन दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो थैलाक्वाइड जो होता है, ठीक है ना, अब देखो थैलाक्वाइड हो गया, ठीक है ना, ग्रेना हो गया, थैलाक्वाइड हो गया, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो इसमें जिस जगह पे ये रखा गया है इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा करके देखिए, आप लोगों को सारे वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो ग्रेना हो गया, थैलाक्वाइड हो गया, और ये क्या हो गया, स्ट्रोमा, ठीक है ना। और इसको हम लोग लैमेला बोलते हैं, ठीक है ना। जो एक थैलाक्वाइड दूसरे थैलाक्वाइड से हमको जोड़ा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेला बोलते हैं। अब बात आई कि सर वो जगहिया बताइए जहां पे होता है, ठीक है ना। तो जगह है थैलाक्वाइड में होता है। पर्णहरिम कहाँ पे होता है, थैलाक्वाइड के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, थैलाक्वाइड के अंदर होता है पर्णहरिम। और पर्णहरिम के अंदर क्या होता है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। क्या देखने के लिए मिलेगा, वही जगह देखे मिलेगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है ना, ये लोग मिल करके, ठीक है ना, क्या करते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो वो अपना भोजन क्या करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। ये हमारा जो देखने के लिए मिला था ये रंध्र था, ठीक है ना। और पेपर में कई बार ये रंध्र के फिगर देता भी है और देगा भी। तो कृपया आप लोग इस फिगर को ध्यान दीजिएगा और फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक सीक्वेंस लिख देते हैं हम, और सीक्वेंस यही है, ठीक है ना। देख लो, हरित लवक, हरित लवक के आप लोग और अंदर जाएंगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। हरित लवक के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, एक जगह देखने के लिए मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि थैलाक्वाइड से पहले आएगा ग्रेना, मतलब सबसे पहले आपको ग्रेना देखने के लिए मिलेगा। ये ग्रेना के बाद आप लोगों को उसमें का एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, थैलाक्वाइड। सीक्वेंस बता रहे हैं, थैलाक्वाइड, ठीक है ना। और थैलाक्वाइड के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिलेगा, पर्णहरिम, पर्णहरिम देखने के लिए मिलेगा, पर्णहरिम, ठीक है ना। और पर्णहरिम के अंदर आप लोगों को, ठीक है ना, क्लोरोफिल ए और बी, और ये क्लोरोफिल ए और बी इस तरह के देखने, और यही जगह है जहाँ पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और पर्णहरिम में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, और यहीं पे क्या होता है, भोजन का फॉर्मेशन होता है और क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जगह वही है जहाँ पे भोजन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना। तो ये जगह वही है जहाँ पे भोजन का क्या होता है, निर्माण होता है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। यही पे वो जगह है जहाँ पे भोजन का, तो आप लोगों को कार्यस्थल भी दिखा दिए, ठीक है ना। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया दो तरीके से होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और एक क्या होती है, ठीक है ना, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। प्रकाशिक अभिक्रिया में कैल्विन चक्र सारी चीज़ें हैं, बट मे भी सिलेबस में है नहीं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे नहीं, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो वो हमको 11th में बताया जाएगा, ठीक है ना। और फिलहाल यहाँ के लिए वो चीज़ें हैं नहीं, तो फिलहाल डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पे तुम्हारे लेवल का, हाई स्कूल लेवल का कंप्लीटेड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, रसायन संश्लेषी के बारे में हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषी के बारे में, विषम पोषी पोषण के बारे में, मतलब मानव में देखेंगे, ठीक है ना। किस में देखेंगे, मानव में, ठीक है। अब मानव में अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना, उसको जरा देखें, ठीक है ना। तो विषम पोषी जो पोषण होता है हमारा, ठीक है ना, विषम पोषी पोषण,
मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा? हाँ सर, जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषमपोषी। क्या बोलते हैं? विषमपोषी। ठीक है ना, विषमपोषी पोषण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब यही हुआ, ठीक है ना, कि जो अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, और जो मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण बोलते हैं। विषमपोषी पोषण हम लोग को 3 तरीके से देखने के लिए मिलता है। एक स्वपोषी पोषण होता है, ठीक है, एक मतलब प्राणी संभोजी होता है, एक होता है हमारा परपोषी, और एक होता है हमारा मृतोपजीवी। प्राणी संभोजी अपना भोजन 5 तरीके से इस्तेमाल करता है। ना यहाँ पे परजीवी की बात करेंगे, ना यहाँ पे मृतोपजीवी की बात करेंगे, तो बात करेंगे प्राणी संभोजी। मतलब जो अपना भोजन 5 तरीके से ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी संभोजी। क्या बोलते हैं? प्राणी संभोजी। तो इसी प्राणी संभोजी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें से विभिन्न जीवों में हम लोग देखेंगे, विभिन्न जीवों में, ठीक है ना, में पोषण देखेंगे। उसमें से हमारे पास एक जीव है जिसका नाम है अमीबा। क्या नाम है? अमीबा। देखो भैया, हम लोग कहे हैं कि 5 तरीके का प्रक्रिया फॉलो करेगा, क्योंकि ये जो अमीबा है ना, ये अमीबा जो है ये क्या है? प्राणी संभोजी है। और अच्छे से मिटा दें, बढ़िया से लिख दें। ये अमीबा जो हमारा है ना, ये प्राणी संभोजी है। और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि प्राणी जो संभोजी होगा, प्राणी संभोजी जो होगा, वो अपनी प्रक्रिया को 5 तरीके से, पहला क्या करेगा? अंतर ग्रहण करेगा। दूसरा क्या करेगा? पाचन करेगा। तीसरा क्या करेगा? स्वांगीकरण करेगा, ठीक है ना। चौथा क्या करेगा? चौथा देखो, अवशोषण करेगा। तीसरा क्या करेगा? अवशोषण करेगा। चौथा क्या करेगा? स्वांगीकरण करेगा। और पांचवा क्या करेगा? पांचवा में ये क्या करेगा, ठीक है ना, बहिक्षेपण करेगा। क्या करेगा? बहिक्षेपण। चल, अब कोई अमीबा थी, जैसे कि अमीबा हमारी यही है, कहेंगे सर जी हाँ अमीबा, हाँ, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं फिक्स। अब अमीबा ने देखा खाना, भोजन। अब जैसे ही अमीबा ने देखा कि सामने रखा हुआ है भोजन, मतलब फूड या कुछ खाने वाला चीज है इसके हिसाब से, तो कहोगे सर जी ये कैसे अंदर लेगा, कैसे खाएगा? सर जी को नहीं पता है। पता है, देखो ये जैसे देखेगा ना, तैसे ये अपने जैसे कि तुम किसी चीज को देखते हो ना, उसकी तरफ पोलराइज होने लगते हो। सर जी हमको बहुत अच्छा लग रहा है, खिलौना है, इसको हम लेंगे और खेलेंगे। बहुत सही, ले लो, खेलो, ऐश करो। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ठीक है ना, कि ये जो फूड है हमारी, ठीक है ना, इस फूड को अमीबा कैसे खाता है? तो हम आपको बता दें, ये अपने बॉडी से झूठा पैर निकालता है, जिसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। हिंदी में और भी शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। झूठा पैर के लिए हम लोग कूटपाद का नाम भी बोलते हैं। कूटपाद, झूठा पैर। मतलब कि ये अमीबा ने गेम खेला और ये क्या किया, अपने बॉडी में से झूठा पैर निकाला और फूड को ऐसे घेरा बनाया और अंदर ले लिया। क्या कर लिया? मतलब ऐसे घेरा बनाया और ऐसे किया, अंदर ले लिया। देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि ये हमारा फूड है, तो ये ऐसे घेरा बनाया अमीबा के चारों तरफ, मतलब फूड के चारों तरफ अमीबा ने घेरा बनाया। और घेरा बनाने के बाद इस फूड को क्या कर लिया? अंतःग्रहण कर लिया। ये हमारा क्या है? फूड है। फूड यहाँ पे कहाँ फूड है? ये हमारा क्या है? फूड है।
तो अमीबा को आप लोगों ने देखा होगा कि अमीबा ने क्या कर लिया, अंतः ग्रहण कर लिया। बहुत सही, मुबारक हो, आपने समझ गए कि अमीबा ने क्या किया। ये सूडोपैड सॉरी कूटपाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूटपाद। तो ये दो तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिला है कि ये कूटपाद इन्होंने बनाया, और इन्होंने कूटपाद बनाने के बाद इस तरीके से भोजन को क्या कर लिया, अंतः ग्रहण कर लिया। तो कूटपाद बनाने के बाद ये भोजन को क्या कर लिए, अंतः ग्रहण कर लिए, ठीक है ना। अब कूटपाद बनाने के बाद ये क्या करेंगे, शरीर में इसके अंदर लेकर के, अब अमीबा क्या करेंगे, ये शरीर में क्या कर लेंगे, अंदर लेकर के चले जाएंगे। जैसे कि ये मान लो फूड है हमारा, ये हम लोग अंदर लिए तो ये फूड हमारा यहाँ पे आ गया, ये हमारा क्या है, फूड है। अब इस फूड में वेरियस टाइप के केमिकल डाले जाएंगे, ढेर सारे क्या डाले जाएंगे, केमिकल डाले जाएंगे कि भोजन डाइजेस्ट हो जाए, भोजन डाइजेस्ट हो जाए, भोजन डाइजेस्ट हो जाए। तो भोजन को डाइजेस्ट करने के पर्पज से इसको क्या किया जाएगा, केमिकल बॉडी अमीबा डालेगी और उसको क्या करने की कोशिश करेगी, डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगी। जितना इससे डाइजेस्ट हो सकेगा अमीबा से उतनी चीज को डाइजेस्ट वो कर लेगी। डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगी, जो भी उसके लिए फायदेजनक है उस चीज को क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। क्या कर लेगी, अवशोषण, मतलब अपने अंदर उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब सोख लेगी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण करना। मतलब कि बचा हुआ जो चीज रहेगा वो आप लोगों को ये फूड वाला जो होगा इसे छोटा सा और दिखने लगेगा, और ये जो फूड वाला है अमीबा में छोटा सा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अवशोषण हो चुका है। इसके बाद अगला जो हमारा स्टेप आता है वो आता है स्वांगीकरण। कौन सा स्टेप आता है, स्वांगीकरण। मतलब कि जो बचे हुए फूड होंगे उसको क्या कर लेगा, ठीक है ना, अमीबा क्या कर लेगी, उसको जहाँ पे ज़रूरत होगा, जैसे कि कटे पिटेगा, जहाँ पे उसको चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी एंड जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये और छोटा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा फूड, ठीक है ना, फूड वैक्यूल अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें डीएनए होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जिससे ये पूरा सेल क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है, ठीक। इसके बाद अंत में आप लोग देखेंगे कि इस अमीबा ने क्या किया, अपना भोजन को, ठीक है ना, पूरे शरीर में घुमाने टहलाने के दौरान इन्होंने क्या किया, अपने फूड को ला करके बाहर निकाल दिया। यहाँ से उन्होंने क्या किया, फूड को एक्सक्रेशन कर दिया, बहिक्षेपण कर दिया। मतलब जो नहीं डाइजेस्ट हुआ उसको उन्होंने क्या कर लिया, अमीबा ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये क्या हो गया, बहिक्षेपण। क्या हो गया, बहिक्षेपण। तो आप लोगों को देखते देखते आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अमीबा ने क्या किया, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और क्या कर दिया, बहिक्षेपण। तो ये जो 5 तरीके का प्रोसेस हम लोगों ने देखे कि अमीबा भी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। बच्चों आप लोग मुबारक हो, आप लोग जान गए कि ये अंतःग्रहण हुआ और ये क्या हुआ, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब हुआ जहां पे हमको आवश्यकता होगी उस जगह पर हम लोग यूज करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वांगीकरण, ठीक है। जैसे कि अंगुली हमारी कट गई तो यहाँ पे जरूरत होगी तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। हम बोल रहे हैं तो हमको माउथ में एनर्जी की जरूरत है, चल रहे हैं तो हमको एनर्जी पैर में जरूरत है, तो जहाँ पे जरूरत है उसको सोखने के बाद वहाँ पे पहुँचाना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। और भी चीजें हैं, ठीक है ना। फिर बहिक्षेपण होता है कि मतलब कि जहाँ पे हमको जरूरत होगी वहाँ पे मतलब जो नहीं पच रहा, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण, ठीक है ना। तो जब बहिक्षेपण हो जाता है तो ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखा है आप लोगों के बुक में, ठीक है ना। हमने जो बोल दिया वही चीज़ें हैं आपके बुक में, और आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो लिखने में आसानी है, ठीक है ना। पहले क्या करता है, ध्यान से समझेंगे, ये अमीबा है अंतःग्रहण करने के लिए, ठीक है ना। ये क्या करता है, फूड को देखता है, फूड को देखने के बाद कूटपाद बनाता है, कूटपाद बनाने के बाद, कूदपाद नहीं कूटपाद है चलो, अंतःग्रहण, जैसे ही फूड देखा, फूड देखने के बाद ये क्या कर लेगा, कूदपाद नहीं जी, कूटपाद सही है,
अमीबा ने फूड को देखा, फूड को देखने के बाद ये कूटपाद बना लिया। अब ये कूटपाद जैसे देखेगा फूड को चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है ना। कूटपाद ने फूड को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेरने के बाद ये क्या कर लिया, अपने अंदर कर लिया। अब जैसे ही ये अपने अंदर कर लिया, ठीक है ना, ये धीरे धीरे इसमें केमिकल डालना स्टार्ट किया, तो क्या हो गया, पाचन हो गया। पचने के बाद जो भोजन बचता है उसको क्या कर लिया, उसने अवशोषण कर लिया। अवशोषण करने के बाद, ठीक है ना, इसको जहां जरूरत थी वहां पे ले गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। बहिक्षेपण का मतलब हो गया जो चीजें नहीं डाइजेस्ट हुई उसको क्या कर लिया, इसने बाहर की तरफ निकाल दिया, जिसको हम लोग कह रहे हैं बहिक्षेपण। क्या बोल रहे हैं, बहिक्षेपण। तो बच्चों आप लोगों को नेसेसरी ढंग से समझ में आ गया होगा कि बहिक्षेपण क्या होता है, या फिर ये मतलब ये पूरी तरीके से प्रोसेस ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, मुबारक हो, आपने एक कंसेप्ट को समझा। अब हम लोग देखेंगे मानव में, इन द केस ऑफ ह्यूमन, इन केस ऑफ ह्यूमन मतलब मनुष्य में किस तरीके का पोषण होता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि प्राणी समभोजी मनुष्य भी करेगा, मतलब 5 तरीके का प्रोसेस फॉलो करना है उसको भी, ठीक है ना। चाहे जो हो वो भगवान के रूल को नहीं तोड़ सकता है, चाहे भगवान का रूल समझे, चाहे अल्लाह का रूल समझे, चाहे ईसा मसीह का रूल समझे, चाहे जिसका भी, ठीक है ना, जो जिसके लिए हो उसका रूल समझे, उस रूल को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, चैन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जो चैन चल रहा है उस चैन को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर हम लोग ब्रेक करने की कोशिश किए, ठीक है ना, तो वो समझ जाओ कि कहानी ख़त्म कर देगी, ठीक है ना, लाइफ की, ठीक है ना। लाइफ की कहानी क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। और मतलब कि अमीबा जो हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अमीबा नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया अमीबा, ठीक है ना। ठीक है, तो विषम पोषी पोषण में हम लोग दूसरा देखेंगे। ये तो हमारी अमीबा थी, अब हमारे आ जाएंगे हमारी खुद की शरीर, हमारी खुद की शरीर है, ठीक है ना, जो आएगा इसमें, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, अगला टॉपिक है मानव में पोषण, ठीक है ना। मानव में क्या है, पोषण। तो मानव में पोषण है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो मानव में पोषण अगर हम लोग चाहें तो आज ही खत्म कर लें, ठीक है ना, मानव में पोषण। और इस चैप्टर में लगातार हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें, जैसे कि पादपों में हर चीज़ के देखने के लिए मिलता है, मतलब पादपों में मनुष्यों में दोनों मिला जुला करके ही हम लोग एक साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है कि जितने भी हम लोग पाठ को पढ़ रहे हैं, जैसे पोषण पढ़ रहे हैं तो पोषण में 2 लेक्चर क्रिएट हो, और स्वांगीकरण मतलब श्वसन पढ़ेंगे तो श्वसन में 2 लेक्चर क्रिएट हो। और मतलब ये समझ जाओ कि अगर हम लोगों का जैव प्रक्रम ही चल रहा है, तो जैव प्रक्रम में अगर देखा जाए तो मोस्टली हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कई टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि बता देते हैं। पोषण हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है ना। तो टोटल चार मतलब इसमें पार्ट्स थे, तो 4 हैं। तो मतलब एक का अगर 2 लेक्चर होता तो 4 का कितना हो जाएगा, 8 लेक्चर, ठीक है ना, 8 दिन हो जाएगा। तो 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और क्या, अच्छे से पढ़ेंगे, समझदार से पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। और 4 दिन में हम लोग का जय प्रक्रम, मतलब 8 दिन में हम लोग का जय प्रक्रम खत्म हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है ना, 8 ही दिन का समय है। 8 दिन में जय प्रक्रम खत्म हो जाएगा। और 2 दिन का हम लोग लेक्चर रखेंगे जीवों में जनन कैसे होता है, और 3 दिन का लेक्चर हम लोग रखेंगे अनुवांशिकता क्या होता है, और 1-2 दिन का लेक्चर रहेगा जीवों में उत्पत्ति कैसे होती है। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। मतलब अगर हम लोग देखेंगे कंटिन्यू, अगर हम लोग 1 महीने का अगर हम लोग सीरीज पकड़ कर रखें तो ख़त्म हो जाएगा हम लोग का। 1 महीने में बायोलॉजी हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ करके समझ करके ख़त्म कर देंगे पेपर से पहले ही, ठीक है ना।
और आप लोगों का टेस्ट जारी रहेगा, आप लोग टेस्ट देते रहिए, ठीक है ना। और चैनल को लाइक करिए, कोशिश हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।